नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संस्कृत सरस्वती पर। मैं राम कुमार शास्त्री आपके साथ एक बार फिर नए टॉपिक के साथ। आपने बहुत ही कम समय में अच्छा रिस्पांस दिया है, सहयोग मेरे प्रति आपने दर्शाया है। आपने बहुत ज़्यादा इसको शेयर भी किया, वीडियोस को लाइक भी किए आपने और सब्सक्राइब भी किए हैं। फिर भी जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, निश्चित रूप से मैं उनसे निवेदन करूँगा कि संस्कृत ज्ञान विज्ञान के लिए, संस्कृत भाषा के संदर्भ में समाचार के लिए, किसी प्रकार की सूचना के लिए, शिक्षण चाहे वो साहित्य का हो, व्याकरण का हो, चाहे किसी भाषा दर्शन भाषा विज्ञान का हो, अलंकारों की बात हो, चाहे छंद की बात हो, किसी भी स्तर पर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका रीट लेवल का एग्ज़ाम हो, सीटेट हो, आरटेट हो, हरियाणा टेट हो या अन्य किसी भी राज्य का टेट हो, ग्रेड सेकंड फर्स्ट हो, टीजीटी पीजीटी व्याख्याता, किसी भी स्तर का एग्ज़ाम आप केवीएस या डीएसएस एसबी का दे रहे हो, सभी स्तर पर आपके लिए उपयोगी वस्तुएं मैं यहाँ रखता हूँ, प्रकरण आपके सामने रखता हूँ। इसलिए सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब करें, इसे घंटे जो बेल आइकन है उसको क्लिक करें, घंटी को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो की सूचना आपको अपने आप ही मिल जाए। चलिए हम बात कर रहे थे, पिछली क्लास में मैं आपको बता रहा था कि संस्कृत व्याकरण में वर्णों के उच्चारण जहाँ से किए जाते हैं वो उन वर्णों के उच्चारण स्थान होते हैं, और कुल मिलाकर हम पढ़ रहे थे कि कुल उच्चारण स्थान 11 हैं। मूल उच्चारण स्थान पूछे जाए, सामान्य पूछे जाए तो हम 7 बताते हैं, पाणिनि के अनुसार पूछे जाए तो हम 8 बताते हैं। 8वें का नाम मैंने आपको उरस बताया था, उसका मतलब हृदय प्रदेश है। और वर्णमाला के कुल उच्चारण स्थान यदि मिलाकर हम संख्या करें तो 11 सूत्रों में 11 उच्चारण स्थान की चर्चा हमने कर ली थी। अब हम कुछ विशेष उच्चारण स्थानों के संदर्भ में सूचनाएं जो आपके लिए बहुत आवश्यक हैं, जिनके ज्ञान के अभाव में आप जान करके भी सवाल को गलत कर आते हैं। तो देखिए, मैंने आपसे जाते जाते और उस समय लिखा था मैंने इस कॉर्नर पे कि सामान्यतः सभी वर्णों के एक एक उच्चारण स्थान होते हैं, लेकिन 10 ऐसे वर्ण हैं जिनके 2-2 उच्चारण स्थान होते हैं। और आपने पढ़ा था, मैंने बताया भी था कि एक तो पंचम जो वर्ण होते हैं वर्गीय व्यंजनों के, जिसमें क वर्ग का पंचम, च वर्ग का पंचम, ट का पंचम, त का पंचम और प वर्ग का पंचम। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है कि 10 वर्णों के 2-2 उच्चारण स्थान होते हैं। कैसे? तो य, म, ङ, ण और न, ये हर वर्ग का 5वां अक्षर हमने इसको पढ़ा था। याद कीजिए, मैंने क वर्ग का उच्चारण स्थान आपको कंठ बताया था। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ 5 वर्ण आएंगे, तो निश्चित रूप से ङ का उच्चारण करते समय हमें कंठ की भी सहायता लेनी पड़ेगी। मैं आपको पढ़ा रहा था कि इचु यसा नाम तालु में च वर्ग का उच्चारण स्थान पूरे वर्ग का तालु होता है, तो च वर्ग में च, छ, ज, ज, य भी आएगा, इसलिए इसका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। मैं आपको बता रहा था कि ऋतु रसाणाम मूर्धा में ट वर्ग का संपूर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ड, ण भी आता है, इसलिए इसका एक उच्चारण स्थान मूर्धा भी है। आप पढ़ रहे थे ऋतु लसानाम दंता में त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है। त वर्ग में त, थ, द, द, न ये भी आएगा, तो इसका दंत भी होगा। और प वर्ग में आप उपु पद्मानिया नाम औष्ठव में औष्ठ पढ़ रहे थे, यानी होठ पढ़ रहे थे, तो प वर्ग में प, फ, ब, ब, म भी आएगा। तो उन वर्गों में एक एक बार इसको आप पहले पढ़ लिए, तो एक एक उच्चारण स्थान तो वर्ग के अनुसार हो गया। और कहा कि इसके अलावा लास्ट में छठा सूत्र आपने बनाया था यम गणना नाम नासिका च, अर्थात यम, ङ, ण और न, इन पंचम वर्णों का एक सदाबहार उच्चारण स्थान होता है जिसका नाम होता है नासिका। तो नासिका और अपने अपने वर्गानुसार भी इनके उच्चारण स्थान होते हैं। तो एक तो नासिका हुआ और एक उच्चारण स्थान इनका मुख वाला भाग कोई सा भी हो गया। इसके बाद अग्रिम सूत्र में हमने पढ़ा कि ए और ऐ स्वरों का उच्चारण स्थान एक नहीं बल्कि 2-2 भागों से होता है। ए दैतो कंठ तालु, कंठ और तालु से होता है। ओ और औ का उच्चारण स्थान ओ दौतो कंठोष्टम, कंठ और ओष्ठ से होता है। और वह नामक जो व्यंजन वर्ण है उसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ से। यदि मित्रों आप संपूर्ण वर्णों की गणना करते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 10 ऐसे उच्चारण स्थान हैं या ऐसे वर्ण हैं जिनके 2-2 उच्चारण स्थान, यानी प्रति वर्ण के 2 उच्चारण स्थान होते हैं। तो परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि बताइए कितने ऐसे वर्ण हैं जिनके 2-2 उच्चारण स्थान है, तो आप बताएंगे 10। याद करना भी आसान है, पंचम वर्ण यम, ङ, न, ए, ऐ, ओ, औ और व। दूसरी एक खास बात, कई बार परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि बताइए इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, और दुविधा रहती है। कई बार आपको ऑप्शन में पूछ लिया जाता है, ऑप्शन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको उत्तर भी छांटना होता है। जैसे उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूँगा, आपसे परीक्षा में पूछे कि बताइए यह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। अब आपने 10-10 उच्चारण स्थान पढ़े हैं, उनमें से ये तो निश्चित रूप से एक साथ पढ़ा जाएगा ए, ऐ, ओ, औ और व को, लेकिन ये 5 वर्ण ऐसे हैं जो मुख के साथ साथ नासिका से भी इनका उच्चारण होता है। तो जैसे मान लीजिए परीक्षा में ऑप्शन आ जाए, पहला ऑप्शन आपको दिया जाए कि इनका उच्चारण स्थान नासिका है,
दूसरा ऑप्शन आ जाए कि बताइए इनका उच्चारण स्थान, बोले यहाँ का उच्चारण स्थान तालु है। तीसरा आ जाए कि इसका उच्चारण स्थान उभव यानी ऊपर वाले दोनों हैं। और यदि कह दे कि ना इसका उच्चारण स्थान मुर्दा है। ऐसे यदि ऑप्शन आपकी परीक्षा में आ जाएं, और आते भी कई बार ऐसा हुआ है, तो याद रखिएगा इसमें तो आपको कोई दुविधा ही नहीं है, बिल्कुल आसान है कि इसका उच्चारण स्थान नासिका तो है ही है, यमगणना नाम नासिका च, और ये च वर्ग में आता है इसलिए तालु है, तो निश्चित रूप से दोनों ही इसके उच्चारण स्थान हो जाएंगे। तो आपका उत्तर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, और आप कह देंगे उभव। दुविधा की स्थिति मित्रों जब आती है, जब आपके ऑप्शन में लिखा हो कि एक उच्चारण स्थान बताइए कौन सा वाला है, आपको कह दे कि नासिका है, आपसे कह दे कि एक तालु है, आपसे कह दे कि एक मुर्दा है, और आपसे कह दे कि एक औष्ठ है। ऐसी समस्या आपके सामने कई बार हो जाती है। अब दिक्कत क्या है कि इसका तो नासिका और तालु दोनों से होता है, तो हमें ज्ञान का अभाव होता है कि अब हम क्या करें। ऐसी दुविधा में याद रखिएगा किसी भी वर्ण का यदि नासिका और मुख वाले भाग में से, मुख वाले भाग से मेरा मतलब तालु, ओष्ठ, कंठ, मुर्दा, दंत आदि से है, तो दोनों में से आपको मुख वाले स्थान को प्रायोरिटी देनी है। यानी अनुनासिक वर्णों में जब भी आपको कोई उच्चारण स्थान एक ही छांटना हो, तो याद रखिएगा मुख वाला जो उच्चारण स्थान है उसको प्राथमिकता देंगे। जैसे यह का मुख से उच्चारण स्थान तो यह च वर्ग में आने के कारण तालु से होता है, तो नासिका और तालु में से हम तालु को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि दोस्तों किसी भी वर्ण का उच्चारण बिना मुख के संभव ही नहीं है। यदि मैं यह बोलूँ नाक बंद करके, तो यहाँ आवाज़ तो निश्चित रूप से आएगी। यदि मैं कहूँ कि चलो मुख बंद करके नाक से, ये मेरे लिए संभव ही नहीं है। तो प्रैक्टिकल भी आप करके देख सकते हैं, आपको लगेगा कि इन सभी पंचम वर्णों का उच्चारण बिना नासिका से हालांकि शुद्ध नहीं होगा, शास्त्र सम्मत नहीं होगा, भाषा सम्मत नहीं होगा, लेकिन कर तो सकते हैं, लेकिन बिना कंठ के, तालु के, मुर्दा के, दंत के आप केवल नाक से इनका उच्चारण कर ही नहीं सकते। तो ऐसी दुविधा में यदि परीक्षा में प्रश्न आ जाए, तो मुख वाला जो भी स्थान हो, जैसे ण का बताना हो, नासिका और मुर्दा अलग अलग आ जाए, तो उसमें आपको मुर्दा को टिक करना है। दोनों साथ आते हैं तो निश्चित रूप से आपका उत्तर वो हो ही जाता है। चलिए, इसी के साथ साथ तीसरी जानकारी हम यहाँ लेना चाहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि साहब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से हो, उन वर्णों का एक नया नाम हो जाता है, और ऐसे वर्णों का नाम मित्रों हो जाता है अनुनासिक वर्ण। अब देखिए, अनुनासिक वर्ण में दो शब्द आपके सामने हैं। अनु का यह मतलब है साथ साथ या साथ में। जैसे इसका हम सामान्य समझने की दृष्टि से लेवें तो उच्चारण हो जाएगा या अर्थ हो जाएगा मुख के उच्चारण स्थान। अनु का अर्थ हो जाएगा मुख के उच्चारण स्थान, और साथ में पीछे एक शब्द लिखा है वो समझ ही रहे हैं आप, नासिक का मतलब है यहाँ नासिका। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण नासिका के साथ साथ मुख से या मुख के साथ नासिका यानी दोनों से होता हो, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए मुख के तालु, कंठ आदि भाग भी काम आते हों और साथ साथ नासिका से भी उसका उच्चारण होता हो, ऐसे वर्णों का नाम दोस्तों क्या होता है? अनुनासिक। कि नासिका के साथ साथ मुख से भी इनका उच्चारण किया जाए, क्योंकि हमारे पास व्याकरण में सूत्र भी है। पाणिनि स्वयं परिभाषा देते हैं, मुख नासिका वचनो अनुनासिका है। मुख नासिका वचनो अनुनासिका है। सूत्र का वही सामान्य अर्थ जो आप ऊपर पढ़े हैं कि मुख नासिका यानी मुखम च नासिका च, कि मुख और नासिका दोनों के द्वारा जिसका वचन यानी उच्चारण किया जाता है उसी वर्ण का नाम अनुनासिक वर्ण होता है। आइए थोड़ा उदाहरणों से हम समझते हैं। यदि हम केवल उच्चारण स्थान वाले सूत्रों की चर्चा करें तो 5 प्रमुख ऐसे वर्ण मेरे पास हैं जिनका उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका से भी होता है। जैसे उदाहरण के लिए म, य, म, ङ, ण, न, जिनके हम 2-2 उच्चारण स्थान पढ़ रहे थे, वो सभी पंचम वर्ण। आप सब जानते हैं कि इनका सदाबहार उच्चारण स्थान बताइए क्या होता है? नासिका। इसका भी हो जाएगा नासिका, इसका भी हो जाएगा नासिका, इसका भी हो जाएगा नासिका, और इसका भी हो जाता है नासिका। दोस्तों, इसके साथ साथ मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले कि इनका एक एक उच्चारण स्थान मुख वाला भी होता है। जैसे च वर्ग होने के कारण इसका तालु भी पढ़ा जाएगा, म प वर्ग में आता है इसलिए ओष्ठ भी पढ़ा जाएगा, और ङ कंठ वाले वर्ग में यानी क वर्ग में आता है कंठ भी पढ़ा जाता है, ण का मूर्धा भी पढ़ा जाएगा, और न का दंत भी पढ़ा जाएगा। थोड़ा शीघ्रता से मैं इसलिए भूल गए क्योंकि मैंने आपको विस्तार से यहाँ समझा ही दिया था।
इन 5 वर्णों के उच्चारण स्थान मुख वाले भी हैं और नासिका के साथ भी होता है। ऐसे वर्णों का नाम दोस्तों क्या होता है? अनुनासिक वर्ण होता है। यानी मुख के साथ साथ नासिका से उच्चरित वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। जब भी इनका उच्चारण करोगे तो मुख और नासिका दोनों की सहायता लेनी होती है। यदि संपूर्ण वर्णमाला की हम चर्चा करें तो आगे जाकर हमारे पास में और भी ऐसे अनुनासिक वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है। जैसे आपने अन्य वर्ण पढ़ेंगे, जैसे यम वर्ण वगैरह आप पढ़े हैं, उसको हम कुम खुम गुम गुम के हिसाब से लिखते हैं। तो ऐसे वर्ण यदि हम चाहें तो संपूर्ण में 5 और बढ़ाकर 10 कर सकते हैं। पर सामान्य उच्चारण शास्त्र में जब 11 सूत्रों का हम अध्ययन करते हैं तो हमारी मुख्य वर्णमाला में 5 वर्ण हमें अनुनासिक वर्ण बताए गए हैं। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। मैं फिर आपसे दोहरा रहा हूँ कि अपने हिसाब से हम इसको चाहें तो 10 भी कर सकते हैं, पर वर्णमाला के जो मुख्य वर्ण हैं उनमें हम सामान्य 5 वर्णों को लेकर चलते हैं। अब आगे देखिए, हमारी पाठ्यक्रम में यदि हम इसको आगे बढ़ाएं, एक और विशेष चर्चा मैं आपके साथ करना चाहूँगा कि स्वर का अनुसरण करके आने वाली, स्वर का आश्रय लेकर आने वाली एक बिंदु का नाम अनुस्वार होता है। और मित्रों, यदि 2 बिंदु स्वर का आश्रय लेकर आती है तो उसका नाम विसर्ग होता है। यदि हम इसमें संपूर्ण रूप में थोड़ी चर्चा करें तो आप देखेंगे कि जब विसर्ग का उच्चारण स्थान परीक्षा में हमसे पूछा जाता है, सीधा सवाल आता है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए, तो आप आराम से लिख देते हैं कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, यानी विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ माना जाएगा। लेकिन हमें पता है कि विसर्ग हमेशा स्वर का आश्रय लेकर आती है, और यदि परीक्षक आपको उस स्वर के साथ में विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछता है, मान लीजिए किसी भी शब्द में आपने देखा अंतिम स्वर के साथ में विसर्ग आएगी इस प्रकार, तो ध्यान रखिएगा फिर हम उसका उच्चारण स्थान कंठ नहीं मानेंगे, उसका उच्चारण स्थान वही माना जाएगा दोस्तों जिसका या जिस स्वर का आश्रय लेकर विसर्ग आती है। यानी यहाँ पर विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ नहीं कहेंगे, फिर आप कह देंगे साहब जिस स्वर का आश्रय लेकर आती है वो स्वर आश्रित ही उसका उच्चारण स्थान माना जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे इसको मैं थोड़ा बताता हूँ, मैंने आपसे कहा कि बताइए विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो दोस्तों आपने कह दिया कि स्वतंत्र रूप से पूछा जाए अलग से तो कंठ है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि बताइए रामः में उच्चारण स्थान इसका क्या होगा। अब आप देखेंगे कि रामः में विसर्ग किस स्वर का आश्रय लेकर आती है? अ का। तो अब एक तरह से आप इस प्रकार से विसर्ग के साथ अ का जोड़कर इसको आप देखेंगे, अ का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए फिर वापस यहाँ उच्चारण स्थान विसर्ग का कंठ ही हो जाएगा। आपसे कहा जाए कि बताइए हरि शब्द में विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। अब बताइए विसर्ग वास्तव में किसका आश्रय लेकर आ रही है? ई का। अब जो ई का उच्चारण स्थान होगा, ई का उच्चारण स्थान है तालु, तो बताइए विसर्ग का उच्चारण स्थान भी क्या माना जाएगा? तालु। आपसे कहेंगे गुरु शब्द आप पढ़े हो, प्रथमा एक वचन में बनता है गुरु। यहाँ आपसे कहा जाए कि बताइए किसका आश्रय लेकर आती है? ऊ का। अब विसर्ग का वही उच्चारण स्थान माना जाएगा जो ऊ का माना जाता है। और बताइए उपपदमानिया नाम ओष्ठों में आपने होठों को गोल करके ऊ ओठ से पढ़ा है, तो इसका उच्चारण स्थान विसर्ग का भी ओष्ठ माना जाएगा। इसी प्रकार आपसे करेंगे हरे, पंचमी षष्ठी में आप रूप बनाते हो, यहाँ आपका विसर्ग आश्रय किसका लेकर आ रही है? एह का। तो जो भी ए का उच्चारण स्थान होगा वही विसर्ग का माना जाएगा। आपने पढ़ा है कि ए दैतो कंठ तालु, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान भी क्या माना जाएगा? कंठ तालु। आपसे कहे कि भानु शब्द का रूप बनाते हो भानो, और भानो में बताइए आपने विसर्ग किसके साथ देखी है? ओ के साथ। इसलिए अब आपका जो ओ का उच्चारण स्थान आपने पढ़ा था कंठ और ओष्ठ, वही कंठोष उच्चारण स्थान आपका ओ का भी माना या विसर्ग का भी माना जाएगा। तो ये विशेष बात आपके लिए थी कि विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, विसर्ग हमेशा स्वर के साथ आती है। जो स्वर के साथ आएगी या जिस स्वर के साथ आएगी उस स्वर का ही उच्चारण स्थान विसर्ग का उच्चारण स्थान भी माना जाता है। आप बोल के भी देख लीजिए, विसर्ग का है के समान इसलिए कंठ है। रामः में अ के समान कंठ विसर्ग बोलेगी। हरि में हरि ही, तो पीछे आपको लगेगा जैसे आपने ई का उच्चारण किया है, तो ई के समान उच्चारण मान इसका तालु हो जाएगा। आप गुरु हूँ, तो देखिए गुरु हूँ मेरी आप मुखाकृति देख रहे हो, होठों की स्थिति आप मेरी देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो गुरु हूँ में आपके होठ गोल अपने आप ही रहते हैं। आप गुरु ह ऐसा नहीं बोलते, गुरु हूँ तो इसका होठों से ही उच्चारण होता है, ओष्ठ है। हरे है तो इसका उच्चारण एक के समान ही होता है, इसलिए इसका विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ तालु हो जाता है। तो दोस्तों 2-3 बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। संपूर्ण वर्णमाला में 10 वर्ण ऐसे हैं जिनके 2-2 उच्चारण स्थान हैं, य म ङ न न ए ऐ ओ औ व। इसके अलावा सभी वर्णों के अन्य जितने भी आपके वर्ण होते हैं, अन्य सभी वर्णों के उच्चारण स्थान केवल एक एक यानी एक ही उच्चारण स्थान होता है।
आपसे कहा जाए कि बताइए नासिका और मुख वाले उच्चारण स्थान में से किसको प्रायोरिटी आप देंगे, तो याद रखिएगा जो मुख का स्थान होता है, जैसे नासिका तालु में, तो तालु को आप प्रायोरिटी देंगे। दोनों एक साथ आ जाता है तो आपका उत्तर वो हो ही जाएगा। अनुनासिक वर्ण मैंने आपको बताया कि जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से हो। पाणिनि ने स्वयं का मुख नासिका वचनोनुनासिका है, जैसे यह का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से है, मैं का भी नासिका और ओष्ठ यानी मुख से दोनों से है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण मुख नासिका दोनों से होता है, ऐसे वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद में आप पढ़ते हैं विसर्ग का स्वतंत्र उच्चारण कंठ होता है, लेकिन ये स्वर का आश्रय लेकर आती है, तो जो स्वर का उच्चारण स्थान होगा वही विसर्ग का उच्चारण स्थान भी माना जाता है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में विशेष उच्चारण स्थान से संबंधित आपके सामने मैंने कुछ वर्ण रखे हैं, इसलिए मैंने इनको आपके सामने पढ़ाया है। इससे नेक्स्ट क्लास में हम और चर्चा करेंगे और यत्न यानी वर्ण के उच्चारण में लगाया जाने वाला जोर, वर्ण का उच्चारण करने के लिए विशेष प्रकार का किए जाने वाला प्रयास, बिना प्रयास के किसी भी कार्य को हम नहीं करते हैं, हर एक कार्य को करने के लिए जोर लगाना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, तो वर्णों के उच्चारण के लिए भी विशेष प्रयास हमें करना पड़ता है, वही विशेष प्रयास यत्न या प्रयत्न कहलाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मुझे इस समय प्रयास करना पड़ रहा है, इसकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आंतरिक होता है कि बाहरी होता है, ये वर्ण के उच्चारण से पहले होता है या बाद में, या दोनों तरह से होता है, आभ्यंतर कौन है, बाह्य कौन है, परीक्षा में प्रश्न कैसे आता है, इसकी विस्तार चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट्स करें, और जितने भी आपके अन्य एफबीपी के ग्रुप वगैरह, व्हाट्सअप ग्रुप होते हैं, टेलीग्राम होता है, इन पे आप इसको ज़रूर शेयर किया करें ताकि मैं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकूं। आपका बहुत ज़्यादा प्यार, प्रेम, सम्मान और सहयोग मिला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।